हेलो एवरीवन। हाँ भाई, सो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, उसके रीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इनवर्स रिलेशनशिप, the inverse relationship between the price and quantities demanded keeping the other factor constant, it is also known as the first law of purchase। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज पूछ जाए तो आपको लॉ ऑफ डिमांड ही लिखना है। तो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड और कुछ नहीं है, इसके पहले भी हमने पढ़ा था। तो क्या था, हमने देखा था कि जैसे ही प्राइस बढ़ रही थी, डिमांड किसी चीज का घट जा रहा था, और जैसे ही प्राइस घटती थी उसका डिमांड क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। ये कैसा रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशनशिप था। इनवर्स रिलेशनशिप ही प्राइस में लॉ ऑफ डिमांड को शो करता है कि देखिए किसी चीज की डिमांड कैसे होगी जब उसका प्राइस, अगर आपको किसी चीज का डिमांड बढ़ाना है तो आपको उसका प्राइस कम करना पड़ेगा। किसी चीज का डिमांड को घटाना है तो उसके प्राइस को बढ़ा देना होगा, या अचानक प्राइस बढ़ गई तो डिमांड अपने आप घट जाएगी। यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन इसमें जो अदर फैक्टर्स है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि अदर जो फैक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से आपको कांस्टेंट रखने होंगे। अदर फैक्टर कौन कौन से हमने पढ़ा था ना, प्राइस रिलेटेड टू गुड्स है, इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, और क्या बोल सकते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, पॉपुलेशंस है, और अपना सीजन है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम है। ये सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखना होगा। उसको हम बोल रहे हैं ये सारी चीजें, इनकम किसी की फिक्स है, कोई और रिलेटेड गुड्स नहीं है, ठीक है, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी कांस्टेंट है। ऐसी चीजों में लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, जिसमें सिर्फ प्राइस जो है, प्राइस के बलबूते ही डिमांड क्रिएट और कम होगा। आपको बस अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो एक डेफिनेशन लिखनी है, उसका एक एग्जांपल आपको लिखना है। एग्जांपल आपने क्या कर सकते हो, बस कुछ मत करिए, टेबल बना दीजिए। पिछली वीडियो में मैंने बनाया था ना टेबल, वही टेबल को बना देना है। आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको ग्राफ में उसको शो कर देना है। बस आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाता है, या फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब आप टेबल बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, तो आपको क्या करना है, नीचे एजम्पशन लिखना है। तो एजम्पशंस भी कुछ नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताता हूं। एजम्पशन में क्या लिखना है कि भैया हम किसी भी तरह का चेंज क्या किसमें नहीं करेंगे, प्राइस रिलेटेड गुड्स में चेंज नहीं करेंगे, इनकम चेंज नहीं होगी, किसी का टेस्ट चेंज नहीं होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में कुछ बदलाव होने वाला प्राइस में, ये भी चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो कांस्टेंट पॉपुलेशन रहेगी, कांस्टेंट पॉपुलेशन रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा सीजन में, और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये असम्पशंस आपको नोट डाउन करना है आफ्टर द एग्जांपल, और इस तरीके से आपका टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं कि क्या क्या रीजन होते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, ऐसे क्या कारण होते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। चलिए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या है, क्या क्या कारण है कि लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। इसके क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं कि भाई why there is an inverse relationship between the price and demand, इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। या tell me the या explain what are the factors that are responsible for the inverse relationship between price and demand। सारे क्वेश्चन पे यही आपको आंसर लिखना है, यही रीजन लिखना है। पहला क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू। हम लोगों ने याद होगा, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट जो अपना चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था कि किस तरीके से अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटने लगेगी, ठीक है। यहाँ अगर किसी भी चीज की प्राइस घटती है तो उसकी भी डिमांड बढ़ने लगेगी। क्यों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। या सबसे पहली चीज क्या है कि लोग
सामान खरीदते क्यों हैं, क्यों खरीदते हैं? तो उनको चाहिए सेटिस्फैक्शन। इस सेटिस्फैक्शन के कारण वे चीजों को खरीदते हैं। अगर वे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही सामान खरीदेंगे, और सेटिस्फाई कब होंगे? जब उनको उनके रेट पे वो सामान मिल जाए। बाई चांस किसी चीज का जो रेट है, कि अगर एप्पल का ही बात करते हैं, एप्पल आईफोन की बात करते हैं, तो वो 60,000 70,000 का आता है, ठीक है, किसी की इनकम है नहीं, तो वो उसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर रियलमी और रेडमी वही फंक्शन उसको 10 से 15,000 में 20,000 में भी दे देता है, तो वो उसको खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, उसके इनकम के अकॉर्डिंग ही वो चीज उसको मिल रही है। तो ऐसे में लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करता है कि भाई लोग को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। मेन चीज क्या है? लोग सामान तब खरीदेंगे जब वो सेटिस्फाई होगा। अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं उस चीजों को लेकर, 60,000 का सामान लेकर के भी लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो उस चीजों को खरीदेंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो क्या करेंगे? धीरे धीरे डिमांड कम करने लगेंगे, ठीक है। और डिमांड कम होने का कारण ही प्राइस है। क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन उसको जो सेटिस्फैक्शन को 10,000 के मोबाइल में मिल रहा था, अचानक उसका रेट 15,000 हो गया, तो उसकी डिमांड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि 10,000 का सामान है, 10,000 उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। तो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती है। ओके, अब हम सेकंड चीज पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या बता रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में भी हमने 2 कमोडिटी से पढ़ा था कि देखिए हमारे पास 2 कमोडिटी है, टी एंड कॉफी, ठीक है। तो टी और कॉफी, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बताता है कि अचानक प्राइस जो है वो टी का बढ़ गया, तो लोग किस में शिफ्ट हो जाएंगे? डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस इसका टी का बढ़ा, लेकिन डिमांड कॉफी की बढ़ेगी। कॉफी की डिमांड बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि टी की डिमांड घट जाएगी। लोग अब टी नहीं पिएंगे, वो लोग क्या पिएंगे? कॉफी पिएंगे, क्योंकि टी महंगी हो गई, चाय महंगा हो गया, उसकी डिमांड अब नहीं करेंगे लोग। ये क्यों करें? जब उसी कम रेट में या उसी रेट पे हमको क्या मिलने वाला है? कॉफी मिलने वाला है, उससे कम रेट में कॉफी मिलने वाला है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बताता है कि अगर किसी भी चीज की प्राइस बढ़ाओ तो दूसरे प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर है? और इसकी डिमांड घट जाएगी और इसका प्राइस तो सेम ही था पहले से ही, तो डिमांड इसकी प्राइस घटने, इसकी डिमांड घटने लगेगी। ठीक है, इसका दूसरा एक और तरीका देख लेते हैं कि बाय चांस लोगों की पसंद कॉफी हो गई है, कॉफी की डिमांड में ज्यादा कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी कॉफी की डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा? कॉफी अचानक लोग क्यों मांगेंगे टी छोड़ करके? तो इसका कारण भी यही है कि प्राइस जो है, किसी भी चीज की डिमांड हम तब करते हैं जब उसके प्राइस मैटर करता है, क्योंकि नॉर्मली इंसान प्राइस को देख कर ही सामान खरीदता है। ठीक है, अगर हमारी बजट में प्राइस आता है, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो अच्छा हम वो चीज़ों को ले लेंगे जब तक सेटिस्फैक्शन, मतलब हर चीज़ें लिंकअप है ना। आप डीएमयू के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को वर्क करेंगे, आपको सेटिस्फाई होना है चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रही है वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, सिंपल सी बात है, हम शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी में, और कॉफी कारण जब जैसे इसकी डिमांड बढ़ने लगेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसकी डिमांड बढ़ी तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है इनकम इफेक्ट्स। इनकम इफेक्ट का तो हम पहले समझ लेते हैं इनकम होता क्या है। तो इनकम 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इनकम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मनी इनकम और एक होता है रियल इनकम। तो मनी इनकम और रियल इनकम क्या होता है? जैसे बाय चांस एक की मनी इनकम कितनी टोटल, हम मान लेते हैं एक की इनकम 100 रुपए, कितनी है? 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए वो कमा रहा है महीने का, और वो 100 रुपए में कितनी चीजें खरीदता है? अब बाय चांस 100 रुपए में वो 5 kg शुगर ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते शुगर ले लेता है, 5 kg शुगर खरीद लेता है। तो ऐसे में इनकम तो 100 रुपए है उसकी, वो तो मनी इनकम है। रियल इनकम क्या है? उसकी परचेसिंग पावर ही उसकी मनी इनकम। वो कितना परचेस कर सकता है? वो 5 kg शुगर परचेस कर सकता है, ये उसकी रियल इनकम है। हम यूनिट्स में दे रहे हैं, क्या है उसका परचेस पावर? 5 kg या 5 यूनिट्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स की क्या होगी? रियल इनकम होगी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू कि उसकी इनकम, इफेक्ट इनकम क्या हुआ? अब उसकी इनकम बढ़ गई, क्या हो गई? उसकी इनकम बढ़ गई। या फिर ये जो 5 kg शुगर था, ये हम लोग कितने में मिल रहा था पहले?
20 रुपीज पर केजी मिल रहा है, 20 रुपीज पर केजी, ठीक है, 20 रुपीज पर केजी में मिल रहा था, तब जाकर 5 केजी खरीदा था। अब इसकी कीमत घट जाएगी, ठीक है, अगर इसकी कीमत घट गई, उसकी कीमत हो बाय चांस मान लेते 10 रुपए पर केजी हो गई इसकी कीमत, तो 10 रुपए पर केजी के कारण अब 100 रुपए तो इनकम ही है, इनकम तो क्या है उसका 100 रुपए ही है, कांस्टेंट है, हम मान रहे हैं इनकम को, हमने देखा था असम्पशन में हमने इनकम को कांस्टेंट माना, तो इनकम 100 रुपए ही है। अब उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, वो 5 केजी लेगा नहीं, अब वो 10 केजी शुगर ले सकता है, ठीक है, 10 केजी क्या कर सकता है शुगर, अब उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी 10, तो ये बढ़ गया। तो इनकम फैक्ट ये बताता है कि किसी का भी डिमांड, देखो पहले डिमांड उसकी कितनी थी 5 केजी की, डिमांड बढ़ेगी कब, प्राइस जब घट जाएगा, जैसे ही प्राइस घटा डिमांड बढ़ गई, क्यों, इनकम तो कांस्टेंट है, वो 5 केजी खरीदता था, अब वो क्या करेगा 10 केजी खरीदेगा। तो इनकम इफेक्ट ये कहते हैं कि अगर किसी की प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, इसका थर्ड कार्ड ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ओके एडिशनल कंज्यूमर क्या है, एडिशनल कंज्यूमर्स क्या है। अभी हम लोगों ने ये चीज देखी ना कि भाई हमारे पास हम मान लेते हैं किसी कोई शुगर को खरीदने वाले कितने 10% लोग हैं, ठीक है, जो शुगर को खरीदते हैं, शुगर का यूज करते हैं, बाकी लोग गुड़ का इस्तेमाल करके काम चला रहे हैं। अब शुगर की प्राइस कम हो गई, 10 रुपए प्राइस हो गई शुगर की, 20 से गिर करके 20 से गिरी और 10 रुपए शुगर की प्राइस हो गई। तो ऐसे में जो गुड़ खरीदने वाले लोग हैं वो भी क्या होंगे, वो आकर के इस 10% में जुड़ जाएंगे, 5 लोग और आ जाएंगे, ठीक है, क्यों, ये अचानक प्राइस कम हुई और एडिशनल कंज्यूमर्स आ जाएंगे। अब हमारे पास कितने 15 कंज्यूमर्स आ गए जो क्या कर सकते हैं, शुगर को परचेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइस गिर गई है, पहले प्राइस 20 रुपए थी, अब वो प्राइस क्या हो गई 10 रुपए हो गई। तो ये हम लोगों को ये भी शो करता है कि एडिशनल कंज्यूमर्स आने से भी प्राइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी चीज की प्राइस गिरेगी तो एडिशनल कंज्यूमर आ जाएंगे, तो लॉ ऑफ डिमांड का रीजन क्या है, एडिशनल कंज्यूमर, एडिशनल कंज्यूमर आने के कारण भी प्राइस गिर सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, हमारे पास ज्यादा कंज्यूमर आ गए, ज्यादा लोग कंज्यूम करने लगे, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ने लगेगी, क्लियर है। फोर्थ है डिफरेंट यूज। डिफरेंट यूज में हम एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी किस लिए आएगी भैया, होम कंजम्पशन के लिए आएगी सबसे पहले, ठीक है, होम कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है बाय चांस टेस्ला आ गया इंडिया में, तो इलेक्ट्रिसिटी कार को चलाने में मदद करेगी, इंडस्ट्रीज के लिए मदद करेगी, ठीक है। अब एक पर्सन है जिसके पास तीनों इंडस्ट्रीज है, जो होम में भी यूज करता है, कार में भी यूज करता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पहले क्या कर रहा था भैया, वो 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा था, ठीक है, घर के लिए यूज कर रहा था, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस गिर गई, पहले 10 रुपए पर यूनिट थी, वो गिर करके 8 रुपए पर यूनिट हो गई, तो प्राइस क्या हुआ, कम हुआ। तो ऐसे वो क्या सोचेगा कि भाई प्राइस तो कम हो गई, अब मैं 100 यूनिट यूज कर रहा था, अब मैं ज्यादा यूनिट यूज कर सकता, मतलब मेरे को तो 100 यूनिट का पैसा देना ही था, तो इसका मैं यूज क्यों ना कर लूं। तो वो क्या कर लेगा, कार परचेस कर लेगा, वो अपने लिए क्या कर लेगा, कार परचेस कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह, कार खरीद लेता, भाई इलेक्ट्रिसिटी तो कम है, यूज कर लेंगे, कार यूज कर लेंगे, पेट्रोल तो महंगा हो ही रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना किसमें कर सकते हैं, कार में कर सकते हैं, आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कार भी हो जाएगा मेरे पास। तो ऐसे में क्या हुआ, वो अलग यूज करने लगा, जैसे ही प्राइस गिरी तो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने लगेगी जो अब तक यूजफुल नहीं थे। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गई, बाय चांस क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, 10 की जगह क्या हो गया, प्राइस हो गया 12 या 15 रुपए प्राइस हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो ऐसे वो होम में भी जो यूज कर रहा था उसको भी क्या कर देगा, वो कम कर देगा, डिमांड कम कर देगा। वो बोलेगा भाई मैं एसी नहीं लगवाता, मैं एसी नहीं बंद करवा देता हूँ, या फिर वो बोलेगा कि भाई कूलर यूज नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल से, या पंखे में हम लोग काम चला लेंगे, नॉर्मल जो लाइट्स लग रहे थे उसके एलईडीज लगवा लेता हूँ भैया। तो ऐसे में वो अपना कंजम्पशन कम करना शुरू कर देगा, ठीक है, अगर डिफरेंस यूज
ये हम लोग बताते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड इस तरीके से वर्क करता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ती और घटती रहती है। तो ये होप आपको ये रीजन क्लियर हो गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कुछ एक्सेप्शन केस के बारे में, ऐसे केस जिसमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क ही नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड वैसे तो हर जगह वर्क करना चाहिए, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल वर्क नहीं करता। पहला है गिविंग गुड्स, ठीक है, गिविंग गुड्स। तो गिविंग गुड्स क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं गिविंग गुड्स होता क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं घटिया माल, मतलब ऐसा माल जिसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं होती। इसका हम लोग जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना, कुछ ऐसे कीमत कुछ ऐसे गुड्स थे, इंफीरियर गुड्स, जिसे यूज़ ही नहीं किया जाता था, जो बहुत ही कम कीमत के होते थे, तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जो क्रॉप्स है, कुछ सीरियल्स है जैसे कि ज्वार एंड बाजरा, ठीक है, अगर उनकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, या फिर उसकी प्राइस घट जाती है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए था? उस समय बढ़ना चाहिए था। लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। प्राइस गिर गई ज्वार और बाजरा की, तो उसकी डिमांड बढ़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राइस गिरने के बाद भी लोग उसको नहीं खरीदते, उसकी डिमांड और गिरने लग जाती है। अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ जाए तो वो डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। प्राइस बढ़ जाए मतलब कुछ अच्छी क्वालिटी का हो या अच्छा होगा, ठीक है। चाइना के भी प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं, जितना सस्ता होगा तो हम उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। भाई चाइनीज प्रोडक्ट है, कम कीमत में मिल रहा है, मतलब जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट है, पता चला लेकर खरीद के गया हूँ, घर पे जाकर खराब पड़ गया, ठीक है। अगर वही प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस बढ़ने लगेगी तो हम उसकी डिमांड भी बढ़ा देंगे। क्लियर है? ओके, तो गिविंग गुड्स उसी को कहते हैं कि इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। प्राइस गिर रही है तो डिमांड भी गिर रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। अगला है स्टेटस सिंबल, ठीक है। स्टेटस सिंबल क्या होता है? अब स्टेटस सिंबल में जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, टाटा, अंबानी और भी रईस लोग, वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी गुड्स को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो गुड्स को क्या खरीदते हैं? जितना भी, जैसे बाय चांस कोई गुड्स है, बाय चांस रोल्स रॉयस कार, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है तो उन लोग उसको और खरीदेंगे, क्योंकि महंगी हो रही, कार महंगी होती जा रही है, जो कार महंगी होगी वो सब खरीदेंगे। बाय चांस वही रोल्स रॉयस की कीमत गिर गई तो उन लोग खरीदना बंद कर देंगे, मतलब बोलेंगे नहीं खरीदेंगे, रेट गिर रहा है उसका, कोई भी खरीद लेता है उसको। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। स्टेटस सिंबल में भी कि लोग क्या होता है, महंगी से महंगी चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं अपने स्टेटस दिखाने के लिए, ठीक है। सोना खरीद लेंगे, महंगे महंगे मोबाइल खरीद लेंगे, महंगी कार लेंगे, महंगे कपड़े जो है वो खरीदने चालू कर देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा वे शो ऑफ कर पाएंगे, डिमांड वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप शो होता है, ठीक है। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। अगला है फैशन, फैशन रिलेटेड गुड्स। अब भैया कुछ चीज़ का फैशन आ गया, किसी चीज़ का सीजन आ गया है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, सेम ही वर्क होता है। अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, फैशन में चल रहा है ना, कोई कपड़ा फैशन में चल रहा है तो भैया प्राइस बढ़ती जाएगी, लेकिन लोग डिमांड उसका कर जाएंगे। फैशन में बिल्कुल फैशन में चल रहा है, प्राइस अगर गिरने चालू हुई तो डिमांड उसी गिर जाएगी। भैया कम हो रही है प्राइस तो भी लोग उसमें डिमांड क्या होगा, उसका गिरने लगेगा। भैया कम हो रही है प्राइस, अब फैशन चला गया, फैशन जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो फैशन के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, ठीक है। फैशन रिलेटेड गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, ठीक है। उसमें डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो वर्क करता है। क्लियर? फोर्थ है फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज में क्या होता है कि जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक का समय आया तो कई लोगों को लगा कि भाई अनाज पानी नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, डर बैठ गया उनके मन में, तो बाकायदा खाने पीने का गवर्नमेंट ने बोले 6 महीने से साल भर तक का हमारे पास सामान पड़ा है, हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को 140 करोड़ लोगों को हम बिल्कुल खिला सकते हैं खाना। लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर लगने लगा, तो उन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी सामान को खरीदना बरकरार रखा। उनको डर था कि कहीं जाके आगे शॉर्टेज ना जाए, प्राइस बढ़ रहा तो हो सकता है शॉर्टेज होगा, तो उन्होंने खरीदना चालू कर दिया, मनमाना चीजें को भरने लगे। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता जहां फियर ऑफ शॉर्टेज लोगों के मन में आ जाए। तो हम लोगों ने एक्सेप्शंस के टोटल 4 पॉइंट समझ लिए। अब हम 5th पॉइंट इग्नोरेंस को समझते हैं। इग्नोरेंस जो है वो स्टेटस सिंबल के सिमिलर ही हम मान सकते हैं।
कि हमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस पता नहीं है या हम प्राइस को देखते ही नहीं, हम जाकर खरीद लेते हैं। स्टेटस सिंबल में क्या होता है कि हमको प्राइस से कोई मतलब नहीं लेना है, हम हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग हम खरीद लेते हैं। ओके, तो इग्नोरेंस में क्या है, आपको प्राइस पता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हम लोग रायपुर में रहते हैं, ठीक है, रायपुर में है, रायपुर में जीन्स की जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़, ठीक है। मुंबई में सेम जीन्स की प्राइस है 500 रुपीज़, ठीक है। अब हमको मुंबई की प्राइस जो है वो पता नहीं है, हम रायपुर से मुंबई घूमने के लिए गए, तो मुंबई का जो जीन्स सेलर है वो हमको ये प्राइस किस में देगा, 800 रुपये में दे रहा है, ठीक है, 800 रुपये में दे रहे हैं हम लोग को। तो एज कम्पेयर टू रायपुर हमें ये जीन्स सस्ता लगेगा, जीन्स सस्ता लगेगा, और जीन्स सस्ता लगेगा तो हम क्या करेंगे, बोलिए 1000 रुपये का जीन्स रायपुर में मिलता है, 800 रुपये, हमको उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं पता कि हमको 500 रुपये में। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया 2 जीन्स दे दो, 3 जीन्स दे दो, यहाँ सस्ता मिल रहा है लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर ड्यू टू इग्नोरेंस, हमको पता ही नहीं है, हमको जानकारी ही नहीं है, हम बिना जानकारी के उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हैं प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी। तो इसमें भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता। लास्ट जो टॉपिक है वो है नेसेसिटी, जरूरत की जो सामानें होती है उन पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। जरूरत की सामानें बहुत सारी हो सकती है, रोटी हो सकता है, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स है। इसके अलावा अगर हम किसी और चीज़ को समझे तो मेडिसिन एक नेसेसिटी है। हमने कोरोना पैंडेमिक में देखा था कि ज़रूरत जो मेडिसिन थी वो कई बार बहुत महंगी मिल रही थी। नागपुर जैसे शहर में जहाँ पे नॉमिनल पैरासीटामॉल और भी वो जो नॉर्मल मेडिसिन थी वो भी कई की बहुत महंगी कीमतें बिक रही थी। तो आप इसका एग्जांपल रेमडेसिविर इंजेक्शन से ले सकते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था, वो जो इंजेक्शन था रेमडेसिविर का, वो नॉमिनल उसका रेट कितना था, 2000 के आसपास कुछ रेट था उसका, ठीक है। लेकिन डिमांड देखो उसकी प्राइस क्या होगी, अचानक बहुत ज़्यादा होगी, कई जगह तो 50 हज़ार रुपये तक ही बढ़ रहा था। तो ऐसे में क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, प्राइस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही थी। 50,000 होने के बावजूद, प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो इस पे भी नेसेसिटी की जो चीजें हैं उस पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। तो ओके स्टूडेंट, ये 6 एक्सेप्शंस थे जिन पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। तो आज का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।